स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपियन कंपनीज। यूरोप में कुल कितनी कंपनियां स्टेब्लिश हुई? यूरोपियन कंपनी। ट्रिक क्या था? ट्रिक था पेड कर दे फीस। पेड कर दे फीस। कर दे से कुछ नहीं था। प से पोर्चुगल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, ए से डेनमार्क, फ से फ्रेंच और एस फॉर स्वीडिश। इतना क्लियर है? ओके, देख इंग्लैंड में जो बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इंग्लैंड की जो कंपनी भारत आएगी तो भारत को हम लोग उन लोग क्या कहते थे? ईस्ट इंडीज। तो ब्रिटिश कंपनी भारत में आई तो क्या कहलाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो इंग्लैंड में हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका? ब्रिटिश कंपनी की। ठीक है, लेकिन ये इंग्लैंड से जो ये ब्रिटिश कंपनी रहेगी ये भारत में आएगी 1607 में। अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देख इन 6 कंपनियों में सिर्फ तुझे याद रखना है कौन कौन सा? पोर्चुगल के बारे में, ठीक है, पोर्चुगल के बारे में, इंग्लैंड के बारे में और फ्रेंच के बारे में। ठीक है, ये 3 कंपनियों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कितनी कंपनियों को याद रखना है? कौन कौन सी? पोर्चुगल, इंग्लैंड और फ्रेंच। क्योंकि पूरे भारत में अगर हमको पता है पूरे भारत पर मैक्सिमम टाइम तक रूल किया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसने ही सारे कंपनियों को हटा करके लड़ाई झगड़ा कर करके मार के भगा के पूरे भारत पर अकेले मोनोपोली कर लिया था। तो हम लोग इंग्लैंड यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम लोग दो देख चुके हैं, पोर्चुगल को देख चुके हैं, डच को देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं डेनमार्क को भी देख ही चुके थे। अब समझते हैं फ्रेंच और इंग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंच के ऊपर। ठीक है, स्वीडिश कंपनी बहुत टाइम तक तो टिकी नहीं थी, उसको ब्रिटिश वैसे ही खरीद लेते हैं जो छोटी मोटी जगह पर रहती है, इसलिए स्वीडिश के बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है। स्वीडिश के बारे में कोई चीज नहीं पढ़ना, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, समझते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्टेब्लिशमेंट थी, यानी इसे जो बनाया गया था फ्रांस में, ये वहां के राजा लुइस 14वां के समय में बनाया गया था और ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, कैसी कंपनी थी? वहां का राजा कौन था? किंग लुइस लुइस 14 लुइस 14 लुइस 14। ठीक है, वहां का राजा था लुइस 14। इसी के समय में इस कंपनी की स्टेब्लिशमेंट होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रेंच कंपनी भारत में आई तो कहलाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो 1 सितंबर 1664 में।
1 सितंबर 1664 में। क्या एक गवर्नमेंट कंपनी थी कि नहीं थी? गवर्नमेंट कंपनी। जैसे मैं अगर भारत में कहूं, भारत में क्या रिलायंस इंडस्ट्री गवर्नमेंट है? नहीं। लेकिन ओएनजीसी गवर्नमेंट है, रेलवे गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वैसे ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भी फ्रेंच के राजा की ही कंपनी थी, यानी गवर्नमेंट कंपनी थी। तो बता, फ्रेंच के किस राजा के समय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टेब्लिशमेंट होती है? लुइस 14। कब? 1664 में। 1664 में, 1664 में ये लोग भारत में आते हैं, भारत में आते हैं और भारत में शासन कर रहे बीजापुर के शासकों से परमिशन लेते हैं, परमिशन लेते हैं और अपनी कंपनी लगाते हैं। बता सकती है कि फ्रांस ने अपनी पहली पहली कंपनी कहाँ लगाई थी इंडिया में? सूरत में। ठीक है, फ्रेंच एस्टेब्लिश फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट कंपनी सूरत। ठीक है, सूरत में अपनी पहली इंडस्ट्री लगाते हैं, कंपनी लगाते हैं, व्यापारिक कोठी लगाते हैं। अब देख, यहाँ पर इन लोग को जब शासन करना है तो भाई शासन करने के लिए तुम्हें एक एक कंपनी लगाने से काम तो चलेगा नहीं। उतने दूर से आ रहे हो, जहाज वहाज से, पानी वाले, ठीक है, आने जाने में टाइम लगेगा। तो बेहतर है, इन लोगों ने सोचा कि यहीं पर अपनी क्या बनाई जाए, एक कॉलोनी टाइप बनाई जाए, जहां पर हमारे जितने भी काम करने वाले रहेंगे, जो भी गवर्नर्स आएंगे, वो लोग यहाँ पर आराम से रह सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उन्होंने पहले अपना कंपनी कहाँ लगाया? सूरत। ठीक है, पहली कंपनी लगा दी उन लोगों ने सूरत में। ठीक है, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ, सूरत। ठीक है, सूरत में उन्होंने पहली कंपनी लगाई। उसके बाद उन लोगों ने बीजापुर के शासकों से परमिशन लिया और पौंडीचेरी शहर की स्थापना करी। 1773 में पौंडीचेरी शहर को बनाया। अब देख, पौंडीचेरी शहर, पौंडीचेरी शहर था, पहले उसको बनाया गया था यहाँ, यहाँ क्या, तमिलनाडु में पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी कब बनाया गया शहर को? 1773 में, 1773 में, 1773 में। लेकिन एक शहर से काम थोड़ी चलेगा, ऐसे ही ऐसे 3 और शहर बनाए गए। एक यहाँ बनाएगा जिसे कहा गया कराईकल, कराईकल। ठीक है, एक यहाँ बनाया गया जिसे कहा गया यनम, यनम। ठीक है, यनम लिखता हूं, यनम। और एक यहाँ केरला में बनाया गया जिसे कहा गया माहे, माहे। क्योंकि ये तीनों, यनम, कराईकल, माहे, इन तीनों शहर का जो स्ट्रक्चर था ना, सेम इस पौंडीचेरी की तरह था। कैसा था? पौंडीचेरी की तरह। और यहाँ के जो कॉलोनीज के लोग थे वो सारे के सारे फ्रांसीसी थे। इसलिए आज के समय में जब तू देखती है तो इन चारों कोनों को, चारों शहरों को पौंडीचेरी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, देख, पहले ये फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासकों से परमिशन ली और पौंडीचेरी शहर को बनाया। ठीक है, पौंडीचेरी शहर बसाया। ठीक है, पौंडीचेरी शहर जब यहाँ बसा दिया तो उनको लगा कि अब हमें, मतलब कि और भी शहर बसाने चाहिए जहां पर अपने व्यापार को, ट्रेड को हम लोग पूरे भारत में फैला सके, हर जगह से हम लोग माल वाल कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो उन लोगों ने दूसरा शहर बसाया कराईकल, पौंडीचेरी के नीचे ही। फिर उसके बाद तीसरा शहर बसाया यनम, यहाँ तेरा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और चौथा बसाया केरल में माहे, केरल में माहे। तो देख, माहे में भी फ्रांसीसी, कराईकल में भी फ्रांसीसी, यनम में भी फ्रांसीसी है, और
पौंडीचेरी में जैसा उन लोगों ने सिटी का स्ट्रक्चर बनाया था ना, जैसे कि अगर मान ले पौंडीचेरी में उन लोगों ने ऐसा घर बनाया है, ठीक है, ऐसा घर पौंडीचेरी में, तो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर यनम में बनाया, कराईकल में बनाया, माहे में बनाया। यानी कि पौंडीचेरी के जैसा ही घर कहाँ कहाँ बनाया गया, यनम, कराईकल, माहे। अगर तुझे आंख बंद करके यहाँ यनम में छोड़ दिया जाए और तू कुछ सालों तक पौंडीचेरी में रही है, लेकिन तुझे बताया ना जाए कि ये यनम है, तो तू यहाँ जाकर के जब तेरी आंख पे पट्टी खोली जाएगी तो तू क्या कहेगी, तू कहाँ है, पौंडीचेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी तरह है, पौंडीचेरी की तरह ही। इसलिए तू आज के टाइम में जब तू पौंडीचेरी कहती है तो पौंडीचेरी 4 जगहों पर होता है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इन सारों को हम क्या कहते हैं, पौंडीचेरी ही कहते हैं। आप समझ में आया? हाँ, तो इसलिए जब मैं तुझे यूनियन टेरिटरी वगैरह पढ़ा रहा था तो मैंने पौंडीचेरी को 4 जगह मार्क किया था, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, इसे भी पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी, और इसे भी पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। बात समझ में आई? क्यों यहाँ इन सबको पौंडीचेरी क्यों कहा गया, क्योंकि इन सारे जगह पर रहते थे फ्रांसीसी ही। यहाँ सारे के सारे लोगों का रहन सहन फ्रांसीसियों की तरह था, भाषा फ्रेंच बोला करते थे। इसलिए जब देश आजाद हुआ, मतलब कि 47 में, तो ये फ्रांसीसी यहाँ से गए नहीं 47 में, ये फ्रांसीसी 56 में यहाँ से गए थे। हाँ, 1956 में, ठीक है, 1956 में ये लोग गए और 1961 में गोवा को खाली करके गए पुर्तगाली, ठीक है। तो 56 में ये लोग गए थे। तब ये लोग जब गए तो यहाँ के एरिया के लोगों के ऊपर ज्यादा कौन सी भाषा इन्फ्लुएंस करेगी, फ्रेंच। वहां का रहन सहन, लोग फ्रांसीसी लोग क्या रहते हैं, एकदम टाई साई लगा के सूट वूट पहन के एकदम रहते हैं ना, कि हमारे यहाँ यूपी बिहार की तरह चड्डी पहन के खूब जाते हुए रहते हैं, नहीं, एकदम बढ़िया सूट वूट पहन के रहते हैं। तो यहाँ के लोगों का रहन सहन अलग था, कल्चर अलग था। इसलिए इस सारे के सारे एरिया को क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। और तुझे मैंने बता दिया हूँ कि यूनियन टेरिटरी किसी भी जगह को यूनियन टेरिटरी किन किन वजहों से घोषित किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो पौंडीचेरी शहर की स्थापना कब हुई, 1773, ठीक है, 1773 में पौंडीचेरी शहर की स्थापना करी। तो अब इसे कोई, जैसे तू घर बनवाती है अपना, तो अपना घर बनवाने के लिए तू आर्किटेक्ट ढूंढेगी कि नहीं ढूंढेगी, हाँ, तो इसको घर बनवा, ये जो पौंडीचेरी शहर को जिसने स्टेब्लिश किया था उसका नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है, ओके, फ्रैंकोइस मार्टिन, फ्रैंकोइस मार्टिन स्टेब्लिश पौंडीचेरी, पौंडीचेरी सिटी। बात समझ में आ गया? तो आज के समय में क्या पौंडीचेरी एक जगह है, कितनी जगह है, 4 जगह है। चारों जगहों को हम लोग कॉमनली पौंडीचेरी कहते हैं, क्यों? यहाँ का सारा जो स्ट्रक्चर है, देख यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर, 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 स्ट्रक्चर सेम, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम था हर जगह का, ठीक है, चारों जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम था। हाँ, तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने कौन से शहर को बसाया, हाँ, पौंडीचेरी शहर को बसाया, ठीक है, पौंडीचेरी शहर को बसाया। बसाने के लिए इसने परमिशन लिया था बीजापुर के शासकों से, टुक परमिशन, बसाया, बसाया,
मुझे क्या सुनाई दिया? बचाया नहीं, बसाया। स्टेबलिश टुक परमिशन, परमिशन फ्रॉम बीजापुर, बीजापुर रूलर्स। ठीक है, बीजापुर के शासकों से इन लोगों ने क्या लिया? परमिशन लिया और पौंडीचेरी शहर को स्टेब्लिश किया। ठीक है, ओके। अब देख, फ्रांसीसी जो गवर्नर था, पहला फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, वो भारत में आया। ठीक है, डुप्ले, और डुप्ले के टाइम में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध चालू हुआ। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? क्या? अगर वेदरा इनके साथ हुआ था तो फिर डचों के साथ क्या हुआ था? सॉरी, युद्ध कौन सा था? फ्रा- लड़ाई किसके साथ होगी? ब्रिटिशर्स के साथ ही रहेगी पूरी की पूरी लड़ाई। तीन हुई थी, कौन कौन सी? हम कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं ना, कर्नाटक वॉर। ठीक है, कर्नाटक वॉर। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक, सेकेंड एंग्लो कर्नाटक, थर्ड एंग्लो कर्नाटक। और हमें याद रखना है थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, जो वंडीवास का युद्ध होता है 1760 में। जस्ट 59 में किसके साथ हुआ था? डचों के साथ। और 1760 में फ्रांसीसियों के। वांडीवास का युद्ध होता है फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच में, और यहाँ पर ब्रिटिश फ्रांसीसियों को पीट देते हैं और भगा दिया जाता है। इसका जो संधि हुआ था वो कहाँ हुआ था? ट्रीटी ऑफ पेरिस में। बात समझ में आई? तो क्या मैं यहाँ कर्नाटिक वॉर को पढ़ाने बैठूंगा? नहीं, मुझे सिर्फ तुझे बताना है कि यहाँ फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था कौन? डुप्ले। ठीक है, फ्रेंच गवर्नर कौन आया? डुप्ले, डुप्ले। ठीक है, ये भारत में आता है 1742 में, 1742 में। ठीक है, और इसका ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। स्टार्टेड कार्नेटिक वॉर। कितने हुए थे कार्नेटिक वॉर? तीन। ठीक है, तीन। थर्ड कार्नेटिक वॉर को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ वॉन्डीवर्स। थर्ड कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ वॉन्डीवर्स, वॉन्डीवर्स। कब हुआ? 1760। ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच। इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं, फ्रांस हार जाते हैं, और ये युद्ध खत्म होता है कौन से? पेरिस ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इसके तहत फ्रांसीसी जो थे वो भारत को छोड़ देते हैं, और ये लोग कहाँ मूव कर जाते हैं? वीएलसी, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को। फ्रेंच लेफ्ट इंडिया, इंडिया एंड मूव टू वीएलसी, वियतनाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इतना क्लियर है? हेलो, हाँ, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया।
फ्रांस से, मतलब कि ये जो फ्रेंच थे, इनकी जो कोठियां थी स्टेब्लिश करी गई थी यहाँ पे भारत में, वहां के छोटे मोटे व्यापारी ट्रेडर्स थे ही, ठीक है, छोटे मोटे ट्रेडर्स यहाँ पर थे ही भारत में। और ये लोग, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो ये पूरी तरीके से भारत को छोड़ के कब जाते हैं, 1956 में, ठीक है। तो उसका इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कब गए कब नहीं, बस यहीं पर इनका युद्ध हुआ और ये लोग, मेजर जो ट्रेड था इनका यहाँ से खत्म होता है और ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं अपने यहाँ वीएलसी। इसलिए वीएलसी को फ्रेंच फ्रेंच ईस्ट इंडीज कहा जाता है। मतलब कि ईस्ट में ये लोग कब्जाए हुए, वो मतलब क्या कहते हैं, फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज, क्योंकि इन्हीं लोग का कब्जा हो गया था इन वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर, ठीक है। तो कहेगा कि इसमें से दो चार ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि बताओ इसमें से कौन सी कंट्री फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो म्यांमार रहेगा या जो भी तेरा थाईलैंड वगैरह रहेगा वो मार देना, क्योंकि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों पर ही फ्रांसीसियों का कब्जा था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई जाती है, ये ब्रिटेन में सन 1600 में, 31 दिसंबर 1600, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में इसे स्टेब्लिश किया जाता है। स्टेब्लिश 31 दिसंबर 1600, लेकिन ये कंपनी भारत में आती है 1607 में। कम टू इंडिया इन 1607 में, 1607 में, और आकर के अपनी पहली जो कंपनी लगाते हैं वो लोग कहाँ पर, फर्स्ट कंपनी स्टेब्लिश्ड इन सूरत, ठीक है, सूरत में इन लोगों ने अपनी पहली कोठी को लगाया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता होता है कि यहाँ पर शासन चल रहा होता है मुगल का, और मुगलों में रहता है फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर, हाँ, सन सोल, अब यहाँ कंपनी आई है, अभी हम लोग कंपनी के अंदर नहीं घुसे हैं कि 1607 के बाद अकबर, बाबर, यहाँ क्या हुआ है। हम लोग सीधा ये बात कर रहे हैं कि इनको ट्रेडिंग का पूरा फ्रीडम कब मिल गया, इनको लड़ाई करके किसको किसको मार देते हैं, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। क्योंकि हमें ब्रिटिश के बारे में अच्छे से भी पूरा पढ़ना है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। यहाँ हम कंपनियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया में शासन चल रहा होता है फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर ने पहली बार इन लोगों को मैग्ना कार्टा देता है, यानी परमिशन दे देता है किस चीज की, ट्रेड करने की। क्यों? क्योंकि फर्रुखसियर को चेचक बीमारी हो गई रहती है और हैमिल्टन नामक डॉक्टर रहता है, हैमिल्टन ने उसको ठीक कर दिया रहता है। तो उसकी वजह से वो फर्रुखसियर ने इसको, मराठों को भी और ब्रिटिशर्स को भी 1717 में मैग्ना कार्टा दे दिया, किसका, ट्रेड करने का, है ना। ओके, 1717 चल रहा है फर्रुखसियर के मैग्ना कार्टा,
मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा समझती है क्या होता है? फंडा। फंडा। देख यहाँ ऐसे बैठते थे ये लोग, ठीक है, और इस पे देख रही है पेपर ओपर लिया है। हाँ, ये पेपर पर सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता था, और जो भी राजा रहता राजा साइन कर देता था। बस साइन करने के बाद वही पेपर ये लोग हमेशा दिखा देते थे। अगर कोई इनको रोकता था, राजा का कोई भी सैनिक होता, अगर इनसे कहता कि रुको रुको, तुम लोग इस एरिया से कहाँ जा रहे हो, ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो लोग पेपर दिखा देते, कहते देखो हमारे पास मैग्ना कार्टा है। ठीक है, तो अधिकार को फ्रांसीसी लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो नहीं सही बोल रही थी, मैं तुझे यहाँ दिखाने के लिए लगाया कि देख कैसा होता है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा उन्हें दिया, फारूकसियर ने मैग्ना कार्टा किसे दे दिया? ब्रिटिशर्स को, यानी कि ट्रेड फ्रीडम। ट्रेड फ्रीडम। ट्रेड फ्रीडम। अब इनको ट्रेड फ्रीडम मिल गया है। ट्रेड फ्रीडम मिल गया तो ये लोग ट्रेड करेंगे जोरों शोरों से। जोरों शोरों से ट्रेड करने के लिए इनको भी अपनी कोठी बनानी होगी, यानी घर जैसा बनाना होगा, वेयर हाउसेस बनाने होंगे। तो इन लोगों ने अपने वेयर हाउसेस बनाने के लिए, जैसे फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी शहर बसाया था, इन लोगों ने बंगाल को बसाया। ठीक है, बंगाल सिटी को इन लोगों ने बसाया। तो पौंडीचेरी शहर को किस फ्रांसीसी ने बसाया था? फ्रांकोइस मार्टिन। ठीक है, मार्टिन याद रख लियो, मार्टिन ने। इसी तरीके से बंगाल का डिजाइन या बंगाल का नक्शा पूरा का पूरा दिया और बंगाल को बसाया जॉन चरनॉक ने। यस, स्टेबलिश बंगाल। बंगाल से किसने किया? जॉन चरनॉक। चरनॉक। ठीक है, जॉन चरनॉक ने कहेगा कि बंगाल शहर को किसने बसाया था? जॉन चरनॉक ने। ठीक है, जॉन चरनॉक ने। अब देख, उसके बाद अब यहीं पर यही सब जब फोर्ट वोट बनाने लगेंगे, तो फोर्ट वोट बनाते टाइम इनका लड़ाई वड़ाई होता है फोर्ट विलियम के टाइम। ठीक है, आता है। फिर उसके बाद कौन वहां पर पूरा का पूरा जो सिराजुद्दौला रहता है अटैक कर देता है। बाद में अभी फर्रुख से मर उड़ जाएगा तो आगे नया नया आएंगे ना, जो बंगाल एरिया में सेपरेट हो चुका रहता है बंगाल से। मतलब कि ये जरा मुगल से बंगाल तो कब का सेपरेट हो चुका रहता है। तो ट्रेड फ्रीडम इनको मिल जाता है, तो वहां जाएंगे जब वो लोग कोठी बनाएंगे, तो फिर वहां का सिराजुद्दौला रहेगा, वो देखेगा कि भाई ये लोग तो ज्यादा किलेबंदी कर रहे हैं, मतलब कि मोटी मोटी दीवार बना रहे हैं, ऊपर कैनन रख रहे हैं, तोप रख रहे हैं, मुझ पर अटैक कर सकते हैं। वो जाता है, इन लोग को पकड़ता है फोर्ट विलियम से, 146 लोगों को पकड़ लेता है, एक कमरे में बंद करता है, 123 लोग मर जाते हैं। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ये सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, जब ये सब हो गया तो इनकी लड़ाई किस कैसे कैसे हुई, और किस किस लड़ाई के साथ इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भारत में आने से रोका, या भारत में आए हुए कंपनियों को भगा दिया, और लास्ट में जाकर के अकेले मोनोपोली कर लिया भारत में। ठीक है, देख, ये हमारा भारत है। अब देख, इनको हम लोग बैटल्स के बारे में समझते हैं। बैटल, जब लोग कोठी वोटी बना रहे होंगे तब इनकी लड़ाई जो वहां के बंगाल के जो रहेंगे सब नवाब वबाब रहेंगे, नवाब के साथ इनकी लड़ाई होगी। तो पहला पहला तो देखेगी कि जो कंपनी भारत में आ चुकी रहेगी, कौन? पोर्चुगल। पोर्चुगल को ये लोग पोर्चुगल को यहाँ से भगाएंगे किसके तहत? मैरिज अलायंस के साथ। मैरिज अलायंस। ठीक है, 1661 में, 1661 में क्या किया इन लोगों ने? मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस। अब इन लोगों ने किया, मतलब कि
ब्रिटेन के राजा ने किया था, ठीक है, ये कंपनी ने नहीं किया। ओके, मैरिज अलायंस विद पोर्चुगल, ये वाली स्टोरी कई बार बता चुका हूँ, यहाँ नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना। कैथरीन था, प्रिंस चार्ल्स था, शादी हुई, बम्बई बंदरगाह था, और बम्बई बंदरगाह को दहेज में मिल गया उनको, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स ने इस बम्बई बंदरगाह को इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, है ना। ये सारी की सारी चीजें समझा चुका हूँ, अब यहाँ सिर्फ मेन टॉपिक लिख रहा हूँ। 1661 में मैरिज अलायंस के तहत पुर्तगाली भारत को छोड़े। उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल का पूरा अधिकार मिल गया। वो लोग अपने मन से जिसे नवाब बनाना चाहते थे उसे नवाब बना देते, जिसे हटाना चाहते थे उसे हटा देते, है कि नहीं। तो 1757 ये 57 बड़ा खतरनाक है। 1757 प्लासी, ठीक है, इसमें भी ब्रिटिश जीत जाते हैं। उसके बाद 1759 क्या होगा, वेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ वेदरा। वेदरा वेदरा के तहत कौन चले जाएंगे, डच। और यहाँ प्लासी के बाद नवाब कहाँ के, बंगाल के, ठीक है। उसके बाद चौथा 60 में वांडी वॉस के तहत कौन जाएगा, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। वांडी वॉस के तहत फ्रांस चला जाएगा। फिर 61 में 1761 में होगा पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत थर्ड बैटल। इसमें मराठाओं को कमजोर कौन कर देगा, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली हो गया। तो मराठा भी तो इनके ही रुकावट में, ब्रिटिशर्स के रुकावट बन रहे थे इस महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और बक्सर के तहत पूरे इंडिया पर कब्जा किसका हो जाता है, ब्रिटिश का, ऑल इंडिया कंट्रोल, ठीक है, इनका कब्जा हो जाता है। और फिर 1765 में होती है इलाहाबाद की ट्रीटी, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसके तहत क्या आता है, डुअल गवर्नमेंट, कहाँ पे, बंगाल में, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है। और इसी के साथ पूरी की पूरी जो मोनोपोली रहती है इंडिया में वो किसकी हो जाती है, ब्रिटिश की, ठीक है। तो पूरा यहाँ आ जाएंगे ब्रिटिश, महाराष्ट्र में ब्रिटिश, यहाँ बक्सर में ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद तेरा ये सब गोवा हुआ तो चला ही गया है, मतलब कि ऑलमोस्ट छोटे मोटे पुर्तगाली रह जाते हैं, वो लोग ट्रेड वेड करते नहीं, ठीक है। नॉर्मली छोटा मोटा भाई जीवन चलाने के लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे तो फिर ये वो लोग बीजापुर वगैरह को जीतते, ठीक है, ये सारे के सारे एरिया को कब्जा लेते हैं ब्रिटिश। फ्रांस यहाँ से चले जाते हैं, मछलीपट्टनम से डच, है ना, मछलीपट्टनम से डच चले जाएंगे, यहाँ भी देखा हूँ, मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम से डच चले जाएंगे। ये हो गया मुंबई से कौन चला जाएगा,
तेरा पुर्तगाली चले जाएंगे, पुर्तगाली। उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क की जो कंपनी रहती है और स्वीडिश जो कंपनियां रहती है, इन कंपनियों को ये ब्रिटिशर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखता हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, ये अक्वायर्ड कर लेती है, किसे? अक्वायर्ड, जो डेनमार्क, डेनमार्क और स्वीडिश कंपनियां रहती हैं। ठीक है, आई मतलब आती है तो खरीद बेच देती है, देखती है कि भारत में जगह ही नहीं है हमें कहीं रखने के लिए, छोटी मोटी कंपनियां वो स्टेब्लिश करती हैं, लेकिन उनका इतना रोल नहीं रहता, इसलिए हम लोग स्वीडिश कंपनी को पढ़ते ही नहीं है कोई कुछ करके, यहाँ से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। तो हमको देख इतना कुछ पढ़ना है, अब अगर हम लोग स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पढ़ने लगे जिनका कोई महत्व नहीं है, तो एक कचरा हो जाएगा ना, समझ ले एक तरीके से। हाँ, तो जो चीज की जरूरत नहीं उसे नहीं पढ़ने का, सिर्फ इतना समझ ले कि क्या हुआ था। स्वीडिश कंपनियां भी आई थी भारत में, लेकिन बहुत कम समय के लिए, वो बेच बाच के चली जाती है। तो ब्रिटिशर्स जो रहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क की कंपनी जो कहाँ रहती है, डेनमार्क की कंपनी कहाँ रहती है? त्रावणकोर में। ठीक है, डेनमार्क ने खोला रहता है त्रावणकोर में, त्रावणकोर में उनकी कंपनियों को खरीद लेता है। जैसे देख, सूरत में दो दो रहता है, कौन कौन? एक तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश ये अपना तो खुद करेंगे नहीं, लेकिन फ्रेंच को खरीद लेंगे, फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद तेरा यहाँ पर रहता है कोची में, कौन रहता है इसका? पोर्चुगल का, पोर्चुगीज। ठीक है, इसको यहाँ से खरीद लेंगे, मतलब कि जब हटा देंगे, भाग जाएंगे तो कब्जा लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ तेरा त्रावणकोर है, त्रावणकोर में डेनमार्क, डेनमार्क इसकी कंपनियों को खरीद लिया त्रावणकोर से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में कौन रहेगा? डच, डचों को भगा देंगे, डच इसे भी कब्जा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, और कोई कंपनी बची नहीं, हो गया ना। स्वीडिश कंपनियां को पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, बंगाल वगैरह एरिया को जीत लिए, बक्सर वगैरह जीत लिए, फिर यहाँ महाराष्ट्र जीत लिए, यहाँ से बीजापुर के शासकों को जीत लेंगे। ठीक है, हैदराबाद वगैरह सब एरिया चला जाएगा, और पूरे भारत पर एक मोनोपोली छा जाएगी, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, सो मोनोपोली ओवर इंडिया, ओवर इंडिया इसकी हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पूरे के पूरे भारत की शासन में इंटरफेरेंस चालू कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी को हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर में सब कुछ देखेंगे, किस किस तरीके से क्या क्या होता है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर।